Hello guys, welcome to KCC. Today's topic is VBT for coordination compound, valence bond theory for coordination compound, right? तो ये टॉपिक क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है और इसके अलावा जो नीट्स की तैयारी कर रहे हैं और जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो हम इसको आज समझने वाले हैं अच्छे से। देखें यहाँ ध्यान से। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों हम ये सीखेंगे कि जो बीबीटी है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। अगर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सीखना है तो मेरी प्रीवियस वीडियोज आप देख सकते हैं। तो उसमें जो बॉन्डिंग जो स्ट्रक्चर होता है और आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर और उसमें जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, ये सारी चीज़ें डिफाइन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यूज़ करते हैं, राइट। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है देखिए। थ्योरी का जो आपका पोस्टुलेट है पहला बीबीटी का, वो है इट इज बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, राइट। तो ये पूरी थ्योरी किस पे बेस्ड है? हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड है थ्योरी। यानी अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करके हमें स्ट्रक्चर बताना होता है इसमें, तो आपको इससे पहले बच्चों सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से आना चाहिए। और मैं यहाँ पर केवल टाइप बता रहा हूँ उसके, और उससे रिलेटेड जो उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और क्या होता है ये आप क्लास 11th में सीख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सीखा हुआ है आपने, सबको मालूम है। अगर हाइब्रिडाइजेशन आपका एसपी होता है तो लीनियर स्ट्रक्चर होता है, राइट, लीनियर। अगर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम की बात करेंगे हम यहाँ पर। sp2 होता है तो कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लेनर, राइट। और sp3 होता है, इट विल बी स्ट्रक्चर कैसा होगा बच्चों? इट विल बी टेट्राहेड्रल, टीडी बोलते हैं हम, टेट्राहेड्रल, राइट। और एक और होता है sp2d और dsp2। अगर ऐसा कभी हाइब्रिडाइजेशन होता है, एट दैट टाइम द स्ट्रक्चर विल बी स्क्वायर प्लेनर, राइट, स्क्वायर प्लेनर होगा। और एक और होता है बच्चों लास्ट, d2sp3 और sp3d2, इट विल बी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। OH से हम इसको डिनोट करते हैं, OH, ऑक्टाहेड्रल, राइट। और इसी को क्या बोलते हैं? स्क्वायर बाइपिरामिडल, स्क्वायर बाइपिरामिडल भी आप इसको बोल सकते हैं। एक और छूट गया हमारा, वो है अगर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d तो इसको बोलते हैं बच्चों ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, TBP, राइट, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये सारी चीज़ें हमारी तब होती हैं जब हाइब्रिडाइजेशन ये होता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग जो उसका शेप बता सकते हैं। ये सबको मालूम है। मालूम नहीं है तो आप इसको फटाफट से नोट कर सकते हैं और याद करना है आपको ये, राइट। चलिए, तो ये हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए क्योंकि दिस थ्योरी इज टोटली बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, ओके। चलिए, अब हम पहले बच्चों इसका एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे कि आपका कैसे हम स्ट्रक्चर वगैरह फाइंड आउट करते हैं किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। सपोज दैट वी हैव अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोबाल्ट COCl6, COCl6 3 नेगेटिव, राइट। तो अगर हमें इसमें क्या करना है, कोबाल्ट, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो कॉम्प्लेक्स है, इसका हमें स्ट्रक्चर कैलकुलेट करना है, इसकी जो स्पिन कैलकुलेट करनी है या फिर मैग्नेटिक बिहेवियर हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है बच्चों, इसका स्टेप 1 देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आप इसको अच्छे से सीख सकते हैं। अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ इसको, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे, राइट, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सपोज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज X, राइट, एंड प्लस क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -1 इंटू 6 इक्वल टू -3। जो चार्ज होता है वो इक्वल टू के उधर चले जाता है आपका राइट साइड में। देन X इक्वल टू +6 -3, X इक्वल टू +3। तो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट और सेंट्रल मेटल एटम, आप इसको बोल सकते हैं, H +3।
इट मीन्स कोबाल्ट इज इन इट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। कोबाल्ट अपनी कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है? थर्ड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। मीन्स कोबाल्ट ऐसे बच्चों CO3 पॉजिटिव लाइक दिस, यानी कोबाल्ट ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन क्या किए हुए हैं? डोनेट किए हुए हैं। ठीक है, तो ये तो बस ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला था हमने, अब इसको रब कर देता हूँ मैं। तो फाइनली हमें ये मालूम चल गया कि X फॉर कोबाल्ट इक्वल टू +3। इसको हम अभी कुछ यूज होगा इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? नॉर्मल जो आपका स्टेप 1 में ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट किया, स्टेप 2 में आपको क्या करना है? स्टेप 2 में आपको जो ये कोबाल्ट है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। दैट इज नोन एज सेंट्रल मेटल एटम, CMa और CMI। ये तो आपको मालूम है, सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन इसको हम बोलते हैं। इक्वल टू इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। इसकी ट्रिक भी मैं आपको बता दूं बच्चों। देखिए, अगर आप थोड़ा सा भी आपको आता है तो यहाँ ट्रिक देखिए। कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 27। तो यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, S में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, D में इसके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। तो देखिए, आपको कुछ ज़्यादा समझने वाली बात नहीं, इसमें पूरा नहीं लिखना है, जस्ट आपको ये लिखना है 3D7 4S2। अब 4S और 4P और 4D के भी मैं यहाँ पर आपका एम्प्टी ऑर्बिटल लिख दे रहा हूँ, हो सकता है उसके रिक्वायरमेंट हमें पड़े। 4P0 एंड 4D0। ओके, ये जीरो होंगे, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो देखिए, आप यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर 27 है, 2 और 7, और यहीं भी 27 अपोजिट जैसा है, क्योंकि 3D पहले आता है और 4S बाद में आता है। ओके, चलिए, तो इतना हो गया है। लेकिन बच्चों, थर्ड स्टेप में हमें क्या लिखना पड़ेगा? वी हैव कोबाल्ट प्लस इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, सो वी हैव टू राइट लाइक दिस। ओके, हमारे पास कोबाल्ट CO नहीं है, हमारे पास कोबाल्ट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है बच्चों? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, राइट। इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, GS, ग्राउंड स्टेट। कभी आपको अगर ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में कन्फ्यूजन होता है तो आपको मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूँ। देखिए, कोई भी एटम अगर अपने नेटिव फॉर्म में है, तो जैसे किसी न्यूट्रल फॉर्म में है, तो उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, राइट। अगर उसमें कोई इलेक्ट्रॉन आया है या फिर इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, लॉस हुआ है, एट दैट टाइम दिस इज नोन एज एक्साइटेड स्टेट बोला जाता है उसको। सो इट इज इन, या ऑक्सीडेशन स्टेट भी आप बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? +3 में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आउटर मोस्ट के सेल से बाहर होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होगा, राइट। तो कितने बच जाएंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 6, राइट। और यहाँ पर 4S0 4P0 4D0 लाइक दिस। ओके, अब ये थर्ड स्टेप था, अब हम आते हैं फोर्थ स्टेप में, राइट। देखो बच्चों, यहाँ पर जो फोर्थ स्टेप है इसका, पहले तो आप इसके थर्ड स्टेप में ना एक चीज़ और करेंगे, यहाँ पर इसका ऑर्बिटल बना के उसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर लेंगे आप, लाइक दिस। ओके, यहाँ पर पूरे ऑर्बिटल बनाइए इनके, 1 2 3 4 हो गए। ये 3D है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। उन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आपको यूज़ करना है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? यहाँ पर जो है, जो फोर्थ स्टेप होता है, ये रीअरेंजमेंट स्टेप, रीअरेंजमेंट स्टेट, रीअरेंजमेंट स्टेट होता है। इसमें क्या होता है? देखिए बच्चों, जो यहाँ पर लिगेंड होता है, ये जो रीअरेंजमेंट होता है इस लिगेंड पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पर एक पोस्टुलेट मैं आपको बताना चाहता हूँ इस थ्योरी का। देखिए, इस थ्योरी का एक पोस्टुलेट है कि हमारे पास अगर ICl Br या F, ये हेलोजन होते हैं या वाटर होता है, वाटर मॉलिक्यूल होता है बच्चों, ये एज अ वीक लिगेंड बिहेव करते हैं। इनको वीक लिगेंड बोला था इसमें, वीक लिगेंड। ठीक है ना, ये लिगेंड होते हैं, आपको मालूम है। तो जो हेलोजन्स हैं, वाटर है या अमोनिया है, NH3, ये सारे कैसे लिगेंड माने थे? VBT ने वीक लिगेंड माना हुआ था। ठीक है, और इसके अलावा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी बोला था इसमें। स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपके थे CnCO, बेसिकली दीज 3 आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, साइनाइड है आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है। दीज लिगेंड आर एक्ट एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो ये VBT ने एज्यूम किया था
कि जो एलोजन वगैरह हैं ये वीक लिगेंड की तरफ बिहेव करते हैं आपके, और जो ये हैं बच्चों CnCO लाइक, ओके, दीज एक्ट एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब वीक लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड कब काम आते हैं, क्या इनका यूज है वो देखिए। इस स्टेप में यूज है बच्चों इनका, ठीक है, फोर्थ स्टेप में। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है, देखिए ये जो, देखिए यहाँ पर आपका अनपेयर्ड है, ये तो पेयर्ड है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में ज़्यादा आ भी नहीं सकते हैं। ये वाला यहाँ रीअरेंज हो सकता है और ये वाला यहाँ रीअरेंज हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तभी ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, राइट। अभी ध्यान से सुनिए, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड यानी इन तीनों में से कोई होगा तब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, जितना आपका पॉसिबिलिटीज होती है रीअरेंजमेंट की वो हो जाती है। लेकिन हियर इन केस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स दैट इज द वीक लिगेंड, ये कैसा है बच्चों, वीक लिगेंड। तो वीक लिगेंड में ध्यान देना, रीअरेंजमेंट जो है पॉसिबल नहीं है, रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल, ओके। इस केस में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आप लिखेंगे बिकॉज ड्यू टू बिकॉज ऑफ वीक लिगेंड, क्योंकि कारण क्या है, वीक लिगेंड, और वीक लिगेंड में इतनी पावर नहीं होती कि वो इनको रिपेल करके रीअरेंज कराए, ठीक है। ये कहा था इस थ्योरी ने। अब इसने ये नहीं कहा था, ये बाद में हम देखेंगे कि वीक लिगेंड क्यों कहा इनको और इनको स्ट्रॉन्ग लिगेंड किया, इसने मेंशन नहीं किया था, ये ड्रॉबैक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रीअरेंजमेंट, इसका रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ वीक लिगेंड, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब है फिफ्थ स्टेप, रीअरेंजमेंट स्टेट इसमें नहीं होगी, ठीक है। फोर्थ अगर होता तो ये हो जाता, लेकिन अभी इस केस में नहीं, तो हम फिफ्थ देखेंगे, ठीक है। फिफ्थ स्टेप में आपका क्या है बच्चों, आप इसको बिल्कुल ऐसे ही लिखिए, सेम 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 6 इलेक्ट्रॉन है, फिर ये है, फिर आपका P है, देन आपका अगला D है, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे बच्चों, देखिए जो आपका ये थ्योरी कहती है, देखिए आपको ये तो मालूम है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनका नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि उनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। जो आपके लिगेंड है, एक जैसे यहाँ पर 6 लिगेंड है, तो एक क्लोरीन एक लोन पेयर किसको डोनेट करता है, सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करता है, ये सारे बच्चे जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर एक क्लोरीन सेंट्रल मेटल एटम यानी कोबाल्ट को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना, तो देयर आर 6 क्लोरीन, राइट। तो हमें कितने एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए होंगे, हमें फुल्ली एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए होती है, इसके लिए ध्यान देना बच्चों। जैसे इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भी आ सकते हैं, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी यहाँ है, लेकिन एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आता है हमेशा, कितने कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक लिगेंड से आते हैं। मोनोडेंटेड लिगेंड की अगर हम बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन एक मोनोडेंटेड लिगेंड से आते हैं, तो वी हैव टू रिक्वायर फुल्ली एम्प्टी ऑर्बिटल, हमें फुल्ली एम्प्टी ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और कितने ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट होती है, जितने लिगेंड होते हैं, देखो यहाँ पर 6। अब हम कहाँ से काउंट करेंगे, जहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन है वहाँ से आगे को हम काउंट करेंगे 6 ऑर्बिटल्स, राइट। तो देखिए वहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके 6 हो रहे हैं, 6 ऑर्बिटल्स हैं। अब ये कौन कौन से ऑर्बिटल हैं, S, राइट, ये 3 कौन से ऑर्बिटल हैं, P3, और ये 2 कौन से हैं, D2। तो ये फाइनली जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है बच्चों, sp3d2, दैट इज द sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि यही ऑर्बिटल यूज होंगे किस काम के लिए, ये जो लिगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, यानी एक क्लोरीन यहाँ देगा 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 क्लोरीन ने अपने 2 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो आप इसको ना ऐसे करके लिख सकते हैं, यहाँ पर आप क्लोरीन लिखिए, ऐसे करके आप इसको दिखा सकते हैं, जैसे आपने यहाँ क्लोरीन लिखा, ये ठीक है, फिर ऐसे करके आप सब में क्लोरीन 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 6 क्लोरीन आप यहाँ पुट कर सकते हैं, लाइक दिस, ओके। तो अब हुआ क्या बच्चों, देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक चीज़ मालूम चल रही है कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम हेयर, दैट इज sp3d2, ये क्या निकल के आ गया आपका sp3d2। अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, अगर आपने इसको लिखा नहीं है आप स्क्रीनशॉट लेके इसको या वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। मैं आगे ऊपर लिख दे रहा हूँ, देखिए, ओके। तो यहाँ पर देखिए आप, हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आया है दैट इज
sp3d2। और मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जब भी हाइब्रिडाइजेशन किसी भी एटम का क्या होता है, sp3d2 होता है बच्चों, एट दैट टाइम द स्ट्रक्चर विल बी ऑक्टाहेड्रल। स्ट्रक्चर आपका कैसे होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होने का क्या मतलब हुआ बताइए। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होने का मतलब आपका सिंपल सा इतना सा है कि जो कोबाल्ट होगा वो जो है अपने 6 लिगेंड के साथ कुछ ऐसे रीअरेंज होगा, लाइक दिस। इसको स्क्वायर बाइपिरामिडल भी हम बोलते हैं, Cl 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 एंड Cl 3 नेगेटिव, लाइक दिस। ओके, so that is the structure due to sp3d2 hybridization। ओके, sp3d2। अब यहाँ पर जो देखो बच्चों, दो टाइप से मैंने आपको बताया था, या तो d2sp3 होगा तब भी ऑक्टाहेड्रल होगा, लेकिन यहाँ पर इसको आउटर ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं, आउटर। जहाँ पर जो D होगा अगर वो sp3 के बाद आ रहा है, एट दैट टाइम दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज आउटर ऑक्टाहेड्रल। अगर ये होता तो इसको क्या बोलते हैं, इनर, इनर ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया है। अब मैं और भी कुछ बता रहा हूँ इसमें, जो हमारा लास्ट था आपने लिखा होगा, मैं लिख दे रहा हूँ उसको। जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग था, इलेक्ट्रॉन जहाँ पर फिल किए हुए थे हमने उसको इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ जो स्टेप है उसको इलेक्ट्रॉन फिलिंग मैंने लिखा नहीं था, उसको फिलिंग स्टेट बोलते हैं, फिलिंग स्टेट, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन फिलिंग स्टेट। और वो आया था आपका, बताइए क्या आया था बच्चों। उसमें जो पहला d ऑर्बिटल था आपका ऐसे करके, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे, राइट। और फिर आपका H था, फिर आपके 3 P थे, फिर 2 D थे आपके, 3 थे लेकिन 2 में आपका इलेक्ट्रॉन आया हुआ था, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये सारे इलेक्ट्रॉन किसके थे, क्लोरीन ने डोनेट किए थे। 6 क्लोरीन होंगे यहाँ पे, लाइक दिस। तो ये जो है सेंट्रल मेटल आता है, यानी कोबाल्ट के आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन में फिल कर रहे हैं इसे, ठीक है, गॉट इट। अब मैं आपको, एक तो हमने हाइब्रिडाइजेशन देखा तो sp3d2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसके अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर भी बना दिया, ऑक्टाहेड्रल, आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ओके, एक चीज़ तो ये होगी। अब दूसरी चीज़ बच्चों, इसका हम देखते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर की हम बात करें, मैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब होता है ये पैरामैग्नेटिक है या फिर डायामैग्नेटिक है, ठीक है। यानी जो आपका मैग्नेट होता है उसकी तरफ ये क्या होगा, अट्रैक्ट होगा या फिर कुछ असर नहीं होगा या रिपेल होगा, ऐसे कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इस पूरे ऑर्बिटल में आप पूरे जितने भी ऑर्बिटल हैं उनमें देखिए, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी होता है तो उसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। लेकिन इसमें आप देखेंगे ये सारे पेयर्ड हैं, 1 2 3 4, नंबर ऑफ जो 4 हैं यहाँ पर, 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, अनपेयर्ड हैं, तो इट विल बी पैरामैग्नेटिक। कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक है ये आपका, ठीक है। यानी ये आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसमें ये वाला कॉम्प्लेक्स अट्रैक्ट होगा टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। इतना समझ में आती है आपको बात। और एक चीज़ और बताया था बच्चों मैंने, देखो स्ट्रक्चर इसका हमें ऑक्टाहेड्रल मिल गया, हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3d2 मिल गया, मैग्नेटिक बिहेवियर इसका हमें मिल गया पैरामैग्नेटिक है। और फाइनल एक और चीज़ है स्पिन। अभी स्पिन थोड़ा सा आपके लिए नया शब्द है। स्पिन कुछ नहीं होता है बच्चे, इलेक्ट्रॉन मूव करना स्पिन है, स्पिनिंग बोलते हैं ना, जैसे आपने स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ा होगा क्लास 11th में, घूमने वाला, ठीक है। तो इसमें क्या होता है देखिए, हाई स्पिन और लो स्पिन होते हैं कॉम्प्लेक्स, कैसे होते हैं, या तो हाई स्पिन हो सकता है या फिर लो स्पिन हो सकता है कॉम्प्लेक्स। कोई भी जितने भी कॉम्प्लेक्स आपको मिलेंगे केवल दो ही मिलने वाले हैं, या तो हाई स्पिन या तो लो स्पिन। देखो बच्चों, जब भी आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उस टाइम उसको हाई स्पिन बोलते हैं, क्योंकि जितने अनपेयर्ड होंगे उतना ज़्यादा घूम रहे होंगे वो, है ना। पेयर्ड होने के बाद तो कहीं ना कहीं उनका जो रोटेशन होता है वो फिक्स हो जाता है, लेकिन जैसे अनपेयर्ड होते हैं बहुत सारा घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो उसको हाई स्पिन बोलेंगे। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, जब आपका वीक लिगेंड होगा, कैसा लिगेंड होगा, वीक लिगेंड होगा, उस टाइम जो कॉम्प्लेक्स होगा बच्चों दैट विल बी हाई स्पिन। या फिर पैरामैग्नेटिक जिस टाइम होगा उस टाइम स्पिन जो कॉम्प्लेक्स होगा बच्चों उसको क्या बोलेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ठीक है। और जो इसका उल्टा होगा, यानी आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा या फिर डायामैग्नेटिक होगा, तो उस टाइम जो आपका कॉम्प्लेक्स होगा, दिस कॉम्प्लेक्स विल नोन एज, दैट कॉम्प्लेक्स इज नोन विल नोन एज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पर ऑलमोस्ट सारे पेयर्ड हो चुके होंगे, आप देखना है अभी दूसरा एग्जाम्पल अगर आप करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली हमने क्या सीखा आज वीवीटी में, कि हम किसी भी
जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका किसी हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जो है उसका स्ट्रक्चर, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर, उसका स्पिन, उसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, इतनी सारी बातें हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसके एक दो पोस्टुलेट आपको अभी सिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले दिस थ्योरी इज टोटली बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा, इसने एज्यूम किया था स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड, जो मैंने आपको लिखा दिए थे। ठीक है, हेलोजेंस वगैरह आपका वाटर, अमोनिया, दीज आर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी दीज आर वीक लिगेंड। एंड सन को नो, CnCO सन को नो, ये आपका ट्रिक है। सन को नो, CnCO CN साइनाइड, NO आपका, CO आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, दीज आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ओके, जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा पियरिंग होगी, और वीक लिगेंड होगा तो पियरिंग नहीं होगी, यानी रीअरेंजमेंट वाले स्टेप में। ओके, और इसके अलावा पैरामैग्नेटिक कब होता है, डायामैग्नेटिक कब होता है, हाई स्पिन, लो स्पिन मैंने आपको बता दिया है। दिस इज ऑल अबाउट VVT, राइट। तो ये सारी चीज़ें VVT के बारे में है बच्चों। अब मैं कुछ आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको ट्राई करना। ठीक है, इसका एक्सेप्शनल केस है, मैं वो अगली वीडियो में आपको बता दूंगा, अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। एक्सेप्शनल केस ऑफ VVT में अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। एक ही एक्सेप्शनल केस है, और आप अगर ये अच्छे से देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो है हर एक VVT का क्वेश्चन सही हो, चाहे वो कंपटीशन का एग्जाम हो या बोर्ड का एग्जाम हो, तो आप इनको ज़रूर ट्राई करना। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम होती है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपके लिए वीडियो इसके लिए भी बना दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोमियम H2O का होल 6 2 पॉजिटिव। देखिए बच्चों, मैं आपको जानबूझ के थोड़ा सा अलग टाइप के कंपाउंड दे रहा हूँ, आप इनमें ट्राई करना। ठीक है, अगर ट्राई करने के बाद भी नहीं होगा तो आप ज़रूर कमेंट में बता देना, सर हमें बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कुछ तो ईजी दूंगा मैं, ऐसी बात नहीं है। CONH3 का होल 6 2 पॉजिटिव 2, इसमें आपको सारी चीज़ें, चारों चीज़ें, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है, स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है, और स्पिन और मैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, थर्ड है आपका CONH3 का होल 6 3 पॉजिटिव, एक ये कर लेना, और एक और करना बच्चों, लास्ट फोर्थ वन आप करना CuNH3 का होल 4 2 पॉजिटिव। आप ज़रूर इसको लगाना बच्चों, इन क्वेश्चंस को आप लगा के देखना। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन आपके लग जाने चाहिए। इनमें हर एक में अपना कॉन्सेप्ट है, कुछ न कुछ डिफरेंस आपको चारों में मिलने वाला है। ठीक है, चारों चीज़ें अलग अलग मैंने आपको दी हैं, आप अगर इनको लगा सकते हैं तो आपका VVT से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए पहले तो ये आप इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, फिर आप एक एक करके लगा लेना इसको। ठीक है, फिर आप मुझसे पूछ लेना अगर आपको दिक्कत होगी कहीं पर। अच्छा, इसके अलावा हमें एक चीज़ और करनी है बच्चों, देखिए लिमिटेशन भी हम साथ में करा देते हैं। बस मैं आपको इसका जो एक्सेप्शनल केस है बाद में बता दूंगा, आप एक बार कमेंट में बता देना, बता दीजिए करके। इसका लिमिटेशन हम देखते हैं। देखो बच्चों, ये जो थ्योरी थी ये बहुत हद तक तो ठीक थी, बहुत सारे कंपाउंड का इसको एक्सप्लेन किया था, लेकिन कुछ रीजन से फेल होगी। देखो क्या क्या रीजन थे, 3 4 5 रीजन इसके हैं यहाँ पे। सबसे पहले इसके बहुत सारे एजप्शंस थे। इट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एजप्शन। बहुत सारा एज्यूम किया हुआ था इस थ्योरी ने। ठीक है, कि ऐसा होगा ऐसा होगा, बहुत सारा एज्यूम अपने तरीके से। हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन तो अपने आप में हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, आपका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ तो है नहीं हो, तो एजप्शंस पे बेस्ड थे। दूसरा था बच्चों, इसका जो दूसरा ड्रॉबैक है, 5 ड्रॉबैक या लिमिटेशन हम इसकी देखते हैं। दूसरा है स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वीक लिगेंड। देखिए, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड था और जो वीक लिगेंड था उसके बारे में इसने कुछ नहीं बताया था। बस कुछ स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं और कुछ वीक लिगेंड होते हैं, इतना ही तो बताया था। क्यों, वाई दीज आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वाई दीज आर लिगेंड आर वीक लिगेंड, ऐसा इसने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ था। आई बात समझ में, क्या नहीं किया था एक्सप्लेन, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्यों होता है, वीक लिगेंड क्यों होता है, ये बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं किया हुआ था। तीसरा, कलर, कलर ऑफ कंपाउंड। कोई भी जो कंपाउंड है उसका ये कलर डिफाइन नहीं कर पाया था। आपके जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो बेसिकली कलर्ड कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो ये जो थ्योरी थी इसने उनका कलर डिफाइन नहीं कर पाया था कि कलर्ड क्यों होते हैं, बिल्कुल नहीं बताया था इसने। ठीक है, 1 2 3 हो गया आपके।
फोर्थ है बच्चों, ठीक है, कलर, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, डायमैग्नेटिक तो हम समझते हैं, जो पैरामैग्नेटिक इसका बिहेवियर होता है बच्चों, हो सकता है जैसे एक अनपेयर्ड हो सकता है मोर देन वन अनपेयर्ड हो, जैसे 3 अनपेयर्ड है। तो इसने जब एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड था तो उसको भी पैरामैग्नेटिक बोला था, और 3 अनपेयर्ड थे तब भी उसको इसने क्या बोला था, पैरामैग्नेटिक बोला था। तो इसने उनका जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं किया हुआ था, खाली क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया हुआ था कि हाँ इतने हैं, बस पैरामैग्नेटिक होगा, लेकिन अच्छे से नहीं बताया था कौन कितना पैरामैग्नेटिक होगा, कुछ नहीं बताया था, चाहे एक हो या चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, खाली उसने क्या बताया हुआ था, दैट विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर, राइट। तो इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था। और एक लास्ट है बच्चों, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये अक्सर पूछा जाता है, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और इसके एग्जाम्पल जो एक्सेप्शनल केस में बोल रहा हूँ वो इसी में छुपा हुआ है, इसको आगे देखेंगे हम, ठीक है। तो इसमें इसने कहा था, देखिए, कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब क्या हुआ, लिगेंड। लिगेंड कितने होने चाहिए बच्चों, लिगेंड जो वर्नर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मतलब लिगेंड्स 4 होने चाहिए, या फिर उसका डोनर साइड कितने होने, 4 होने चाहिए, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। तो लिगेंड जहाँ पर 4 होता है, 4 होने में मैंने अभी आपको दिखाया था कि एक तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, दूसरा हो सकता है dsp2, या फिर sp2d, दोनों एक ही बात है, स्क्वायर प्लेनर बनेगा इस केस में, sp2d भी स्क्वायर प्लेनर बनेगा और dsp2 भी स्क्वायर प्लेनर बनेगा। और लेकिन sp3 कैसा बनेगा बच्चों, इट विल बी टेट्राइडल और स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। लेकिन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा कितना होता है, 4 होता है, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है। तो ये थ्योरी क्या नहीं बता पाई थी, देखिए, जहां पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था तो उसके बारे में ये नहीं बता पाई थी कि इधर इट विल बी टेट्राहेड्रल और इट विल बी स्क्वायर प्लेनर, इसको डिफाइन नहीं कर पाई थी बच्चों, ये थ्योरी ध्यान देना। जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है उसको तो ऑक्टाहेड्रल इसने अच्छे से बता दिया था, इसलिए जो मैंने आपको करने के लिए दिए वो सारे ऑक्टाहेड्रल वाले हैं जो आप कर सकते हैं, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है, यानी आपके लिगेंड नंबर 4 आते हैं, उस टाइम ये थ्योरी बिल्कुल नहीं बता पाती, फील हो जाती है कि वो जो स्ट्रक्चर होगा वो sp3 होगा, तो टेट्राहेड्रल होगा, या फिर वो स्क्वायर प्लेनर होगा। यहाँ पर इसमें थोड़ा दिक्कत आ गई थी इसमें, इसलिए थ्योरी क्या थी बच्चों, फेल थी। बाद में CFT आई थी, उसने थोड़ा बहुत इससे बहुत अच्छी चीज़ें, ये सारी चीज़ें लगभग इसकी सारी ड्रॉबैक्स उसने क्लियर कर दिए थे, ठीक है। चलिए, तो ये था बच्चों VBT के बारे में, आप ज़रूर क्वेश्चन लगाइएगा और बताइएगा मुझे कमेंट में कि आपको कैसा लगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।